हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 के बच्चे जो पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और जिनकी परीक्षा मार्च महीने से आरंभ होगी, उन बच्चों के रिक्वेस्ट पर ही आज का यह वीडियो है। बच्चे बार बार मुझसे यह कह रहे थे कि मैडम आप 2022 के प्रश्न पत्र की चर्चा आप कीजिए और जिससे 2023 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उस बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं। आज का वीडियो आरंभ करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को यह कहना चाहती हूं कि सजेशन अपनी जगह पर है और आपका खुद का पढ़ना और लिखना एक अलग जगह है। आप पूरे विषय को अच्छी तरह से पढ़िए, प्रत्येक पाठ को, प्रत्येक कहानी को, कविता को खूब अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए ताकि प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो MCQ हो, चाहे SAQ टाइप हो, आप उसका उत्तर लिख सकेंगे। और 5 अंकों के जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों की चर्चा पहले ही हो चुकी है। उसके उत्तर को भी मैंने आप लोगों को बतलाया है। यदि आप पूरे प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, प्रत्येक पाठ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो मैं इतना विश्वास रखती हूँ कि आप किसी भी प्रश्न का उत्तर खुद से लिख पाएंगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं से उत्तर लिखना नहीं सीखेंगे तब तक आपके लिए किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना कठिन हो जाएगा। 2022 के प्रश्न पत्र को लेकर आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो प्रश्न पत्र की चर्चा करने से पहले आपके लिए जानना आवश्यक है कि आपसे गद्य, काव्य, हिंदी साहित्य के इतिहास, व्याकरण, इन सब से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक में ही आरंभ में ही इस बात की चर्चा की गई है, आप लोगों ने भी देखा होगा, फिर भी मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, कक्षा 12 यानी क्लास 12 हिंदी यानी जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, पूर्णांक यानी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। गद्य से आपके 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। काव्य से 20 अंक के प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास 15 अंक का प्रश्न, पारिभाषिक शब्दावली 5 अंक, रिपोर्टाज अथवा पत्र लेखन 10 अंक, व्याकरण 10 अंक और परियोजना 20 अंक। तो प्रोजेक्ट जो है आपका 20 मार्क्स का है। तो आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया होगा, उस प्रोजेक्ट को आपने सब्जेक्ट टीचर के पास जमा कर दिया होगा, यानी आपका 20 मार्क्स कंप्लीट है। अब बात करते हैं 80 मार्क्स की। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट को अगर हम हटा दें तो कुल मार्क्स हो जाएंगे 80, क्योंकि 100 मार्क्स में से 20 माइनस कर दिए, तो 20 घटा देने से हमारे पास कितना बचता है, 80 मार्क्स। अब यहाँ पर जो 80 मार्क्स बचे हैं, इस 80 मार्क्स को 2 भागों में बांटा गया है। यानी अब तक जो प्रश्न पत्र बच्चों को दिए जाते हैं परीक्षा हॉल में, वहाँ 2 पेपर होते हैं, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट बी में MCQ और SAQ टाइप प्रश्न होते हैं और पार्ट ए में लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, व्याकरण है, रिपोर्ट है, पत्र लेखन है, हिंदी साहित्य के इतिहास से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ पार्ट ए पेपर के बारे में। 2022 का प्रश्न पत्र है पार्ट ए। ये है टोटल मार्क्स कितना, 80, किंतु 80 में यह पेपर कितने मार्क्स का बना हुआ है, पार्ट ए 50 मार्क्स का बना हुआ है। तो 30 मार्क्स कहाँ गया, तो 30 मार्क्स का आपका पार्ट बी है, जहां पर MCQ और SAQ टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट ए की चर्चा पहले कर लें। देखिए मार्क्स कितना है, 50, जो मैंने अभी आप लोगों को बतलाया। तो 1 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए,
किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। यानी आपको प्रत्येक खंड के उत्तर लिखने हैं। कितने शब्दों में? 100 शब्दों में। अब आप सोच रहे हैं प्रत्येक मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नहीं, यहाँ क्या कहा गया, किसी एक खंड के। यानी यदि आपको खंड क करना है तो आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर। तब आपको खंड ख नहीं लिखना है। और यदि आप खंड ख का 1 नंबर जो प्रश्न है उस उत्तर को लिखते हैं तो आपको 2 नंबर भी लिखना होगा, 2 नंबर के उत्तर को भी लिखना होगा। तब आप खंड क के किसी भी प्रश्न के उत्तर को नहीं लिखेंगे। यानी आप या तो खंड क के दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखिए या फिर खंड ख के दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखिए। और ये प्रश्न जो है आपका कितने मार्क्स का है? 5 इंटू 2 यानी 10 मार्क्स का है। तो आप यहाँ भी ध्यान दीजिए कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 5 अंक का है। आपको 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है, इसलिए आपका कुल अंक कितना हो गया? 10। यानी ये 10 नंबर के प्रश्न हैं। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, इसलिए कुल मिलाकर हो गया 10 अंक, क्योंकि आपको 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। और 2 प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिखना है? या तो खंड का के दोनों प्रश्न का उत्तर लिखिए या फिर खंड ख के दोनों प्रश्न का उत्तर लिखिए। इस बात को आप पहले समझिए, क्योंकि उत्तर लिखने से पहले अगर बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं तो परीक्षा में बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि खंड क के 1 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख दिया, अब खंड ख के भी 1 नंबर प्रश्न का उत्तर लिख दिया। तो वह बच्चा यह तो सोच रहा है कि उसने 2 प्रश्न का उत्तर लिखा, उसे किसी एक खंड के प्रश्न के उत्तर पर ही मार्क्स मिलेगा। यानी उसका एक प्रश्न कितना है? 5 मार्क्स का, तो उसको 5 नंबर के ऊपर ही नंबर प्राप्त होगा। यानी उत्तर लिखने से पहले आपको प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और उसे अच्छी तरह से समझ भी लेना चाहिए। यदि आप प्रश्न को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आप उत्तर लिखने में गलती कर बैठेंगे, जिसका प्रभाव आपके रिजल्ट पर आएगा। तो खंड क पर ध्यान दीजिए। खंड क में आपके निबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड ख में कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2022 में 1 नंबर प्रश्न है, कुटज की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और 2 नंबर प्रश्न है, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। तो इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है कि खंड क के दोनों प्रश्न के उत्तर को लिखें या फिर खंड ख के दोनों प्रश्न के उत्तर को लिखें। परीक्षा हॉल में जब आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें और पढ़कर उसे अच्छी तरह से समझ लें। अब इस बात पर ध्यान दीजिए कि खंड क के अंतर्गत निबंध से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं। जैसे कि पहला निबंध है कुटज और दूसरा है कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। खंड ख के अंतर्गत कहानी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी कहानी है? तो आपके सिलेबस में राजेंद्र बाला घोष की भाई बहन कहानी, मुंशी प्रेमचंद की नशा कहानी और मोहन राकेश की मलबे का मालिक कहानी है। खंड क के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला है कुटज की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए और दूसरा है सप्रसंग व्याख्या कीजिए, आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। ये दोनों प्रश्न किंतु कुटज पाठ से दिए गए हैं। ये दोनों प्रश्न जो है आपके कुटज पाठ से हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए कि जब कुटज पाठ से प्रश्न पूछ लिए गए हैं 2022 में, तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। यानी कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से बड़े प्रश्न पूछने की संभावना है। और सप्रसंग व्याख्या कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से ना पूछकर कुटज पाठ से भी पूछे जाने की संभावना है। यानी एक प्रश्न कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से भी हो सकता है और दूसरा प्रश्न जो है कुटज पाठ से भी हो सकता है, या फिर दोनों ही प्रश्न कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी से हो सकता है। तो यानी आप बड़े प्रश्नों के लिए कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी को खूब अच्छी तरह से पढ़िए और व्याख्या के लिए कुटज पाठ को खूब अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए, जब आप व्याख्या के लिए भी पढ़ते हैं तो आप खूब अच्छी तरह से जब पढ़ लेंगे पूरे पाठ को, तो कुटज पाठ से भी अगर डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछ लिए जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप वहां उसका उत्तर लिख सकेंगे। आपको हर तरह से तैयार होकर परीक्षा हॉल में जाना चाहिए। यह नहीं कि किसी एक पाठ को पढ़ लिए और दूसरा पाठ छोड़ दिए। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए।
खंड ख, यदि आप खंड ख के प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं तो पहला प्रश्न क्या है, नशा कहानी के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो नशा कहानी से लॉन्ग आंसर जो टाइप क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए हैं। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, मलबे का मालिक और भाई बहन कहानी। तो आप भाई बहन कहानी और मलबे का मालिक पार्ट से बड़े प्रश्न के उत्तर को खूब अच्छी तरह से पढ़िए। दूसरा देखिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। ये किस पार्ट से, ये मलबे का मालिक पार्ट से है। यानी मलबे का मालिक पार्ट से जब व्याख्यामूलक प्रश्न पूछ लिए गए हैं तो इस बार भाई बहन और नशा कहानी से व्याख्यामूलक प्रश्न पूछने की संभावना है। तो इस आधार पर आप प्रश्न को पढ़ें, उसके उत्तर को समझें, उसके उत्तर को याद रखें। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 1 नंबर प्रश्न में आपके पास ऑप्शन है खंड क और खंड ख। या तो आप निबंध को खूब अच्छी तरह से पढ़कर जाइए या फिर आप तीनों कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ के जाइए, ये भी आपके पास ऑप्शन है। यानी गद्य में आपको कुल 5 पाठ पढ़ना है, कुटज, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, भाई बहन, नशा और मलबे का मालिक। लेकिन यदि आप अच्छी तरह से तीनों कहानी को पढ़कर जाते हैं, तीनों कहानी के प्रश्न उत्तर को पढ़ लेते हैं, उसकी व्याख्या को समझ लेते हैं, तो भी आप 1 नंबर प्रश्न के उत्तर को लिख सकेंगे। क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन है, खंड क और खंड क। आपको दोनों से उत्तर नहीं लिखना है, किसी एक खंड से लिखना है। तो उस स्थिति में आप खंड क को चुन सकते हैं कि आपने कहानी को खूब अच्छी तरह से पढ़ लिया है, कहानी के हर प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं, तो आप खंड ख को, उसके प्रश्न के उत्तर को लिखिए। इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप पूरे पाठ को ही पढ़कर परीक्षा हॉल में जाइए। अब 2 नंबर प्रश्न, प्रत्येक खंड के प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखिए। किसी एक खंड के दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। ठीक 1 नंबर प्रश्न जो था उसी तरह से 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर भी 5 × 2 यानी 10 मार्क्स का प्रश्न है। खंड क है और खंड ख है। तो खंड क में भी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और दूसरा व्याख्या करना है। खंड ख में भी एक बड़ा प्रश्न का उत्तर लिखना है और दूसरा व्याख्या करना है। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान दीजिए कि खंड क के अंतर्गत मध्ययुगीन काव्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप मध्ययुगीन किस कवि की रचना को पढ़ते हैं, कबीरदास और तुलसीदास। तो यहाँ पर खंड क के अंतर्गत कबीरदास और तुलसीदास जी से संबंधित जो पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसे कि जीवन की नश्वरता के संदर्भ में कबीर के भाव का विश्लेषण कीजिए, यानी कबीर से संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो इस बार तुलसीदास जी से संबंधित जो पाठ आपको पढ़ाए जाते हैं उससे प्रश्न पूछने की संभावना है। वहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा आपका कि मित्रता के महत्व के संबंध में तुलसीदास जी के क्या विचार हैं, या तुलसीदास जी की भक्ति भावना के बारे में आप अपने शब्दों में लिखें। ये है इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो ये तुलसीदास जी की रचना से संबंधित है। जाकर चित अहि गति संभाई, अस कुमित्र परिहरई भलाई। तो यह आपका किस पाठ से संबंधित है, तुलसीदास जी के पाठ से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर 1 नंबर के लिए आप तुलसीदास जी से संबंधित अगर बड़े प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हैं तो व्याख्या के लिए आपको किस पाठ को पढ़ना है, कबीरदास जी से संबंधित जो पाठ आपके पुस्तक में दिए गए हैं उसे पढ़ना है। तो 2023 में बड़े प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है वह तुलसीदास जी से संबंधित है और जो व्याख्या पूछी जाएगी वह कबीरदास जी से संबंधित है। ये जो है एक संभावना है कि बड़े प्रश्न के लिए आप तुलसीदास जी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को तैयार कीजिए और व्याख्या के लिए कबीरदास जी के जो दोहे हैं, उनके पद हैं, उनको खूब अच्छी तरह से पढ़िए। खंड ख के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आधुनिक काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, हो गई है पीर पर्वत सी कविता में विद्रोह का आह्वान है, स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है ससंदर्भ आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। तो आपके पाठ में जो आधुनिक काल से संबंधित रचना है, जैसे संध्या सुंदरी, अवकाश वाली सभ्यता, समय के ढेर पर और हो गई है पीर पर्वत सी,
ये 4 पाठ को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो यहाँ पर जब हो गई है पीर पर्वत सी कविता से बड़े प्रश्न के उत्तर पूछ लिए गए हैं, तो इस पाठ से 2023 में बड़े प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। यानी यहाँ पर आपको हो गई है पीर पर्वत सी पाठ से व्याख्या मूलक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको संध्या सुंदरी कविता, अवकाश वाली सभ्यता और समय के ढेर पर, इन तीनों कविताओं से संबंधित बड़े प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पर भी इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 5 into 2 यानी 10। यदि आप खंड क से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो आपको 1 नंबर और दोनों नंबर लिखना कंपलसरी है। यदि आप खंड ख से प्रश्न का उत्तर लिखना चाहते हैं तो 1 नंबर और 2 नंबर दोनों के उत्तर लिखना जरूरी है, यानी अनिवार्य है। ऐसा आप नहीं करेंगे कि खंड क से एक प्रश्न के उत्तर को लिख दिए और खंड ख से एक प्रश्न के उत्तर को लिख दिए। ये गलती आप ना करें, यह मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ। तो अब देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में ही हो। यहाँ पर ध्यान दीजिए 200 शब्द में। 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना था, 100 शब्दों में लिखना था। तो आपके 100 शब्द में से 10 शब्द कम भी हो सकते हैं और 10 शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 100 शब्द को 200 शब्द नहीं बना देना है। ठीक यहाँ पर भी 200 शब्द कहा गया है। आप 200 शब्द में से 10 शब्द कम हो लिख सकते हैं, 200 शब्द से 10 शब्द ज़्यादा लिख सकते हैं, लेकिन 200 शब्द की जगह 400 शब्द ना लिखें। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से भी 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, 5 into 2 यानी 10। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था 2022 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। दूसरा, छायावादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तीसरा, निराला का पूरा नाम बतलाते हुए उनके साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। चौथा, प्रगतिवादी कवि दिनकर की साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अब आपके सामने सवाल उठता है कि अब आप किस प्रश्न को पढ़ेंगे। और मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर को बतलाया है। तो आप इन सारे प्रश्नों को छोड़कर जो प्रश्न आपके सामने हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आप देखेंगे उन्हीं में से 2 प्रश्न जो है आपके कॉमन आ जाएंगे। 4 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 300 शब्दों में है। यहाँ पर भी ध्यान रखिए 300 शब्द। 300 शब्द से 400 शब्द, 450 शब्द ना लिखें। यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया देखिए, 1 नंबर में क्या है देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना के दुष्परिणामों पर चर्चा करते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखिए। यानी पहला है पत्र लेखन, जो हम लोग सामान्य पत्र लेखन कह सकते हैं, जिसको पिताजी को पत्र लिखना, बड़े भाई को पत्र लिखना, अपने माता जी को पत्र लिखना, छोटे भाई को पत्र लिखना इत्यादि। तो किसी समस्या से संबंधित, जैसे यहाँ पर कोरोना महामारी के दुष्परिणाम से संबंधित बातें आपको लिखनी है। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। योग शिक्षा के महत्व को बतलाते हुए, व्यायाम के महत्व को बतलाते हुए, या फिर आपको पढ़ाई के महत्व को बतलाते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, छोटी बहन को पत्र लिखिए इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, शिक्षण संस्थानों में बढ़ती अनुशासनहीनता में सुधार के लिए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखिए। तो शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने के लिए कहा गया है। ऐसा भी हो सकता है कि जो नगर निगम के जो सचिव हैं उनको भी पत्र लिखने के लिए दिया जा सकता है कि आप अपनी समस्या को बताएं, जैसे कि सड़क की समस्या है, या फिर हमारी स्ट्रीट लाइट की समस्या है, या फिर हमारे रास्ते में जो तरह तरह के गड्ढे हो गए हैं। अगर आपके मोहल्ले में कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्याओं से अवगत कराने के लिए नगर निगम या नगर पालिका के जो सचिव हैं उन्हें पत्र लिखिए। तो ऐसे पत्रों का अभ्यास आप कर सकते हैं। तीसरा क्या है देखिए, पश्चिम बंगाल में आए अम्फान की विभीषिका पर एक रिपोर्टाज लिखिए। रिपोर्टाज क्या है, रिपोर्ट। तो रिपोर्ट भी लिखना बड़ा आसान होता है। तो आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर को लिखने का अभ्यास रखें। और यह प्रश्न कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। अब 5 नंबर प्रश्न में आए। ये क्या है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। क, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, कोई 2। 1 into 2 यानी एक एक वाक्य 1 मार्क्स का, यानी 2 वाक्य आप बनाएंगे सही तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे।
तो वाक्य शुद्ध कैसे करेंगे? वाक्य शुद्ध करने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि ये यहाँ पर जितने वाक्य हैं, ये सारे वाक्य आपके पाठ से संबंधित हैं। तो अगर आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी वाक्य यहाँ पर पूछे गए हैं उसमें जो भी गलती है उसे आप एकदम उसका शुद्ध रूप लिख पा रहे हैं। ख, निम्नलिखित वाक्यों को यथा निर्देश बदलकर लिखिए, कोई दो। ये भी 2 मार्क्स का है। जैसे लड़के से तुम कल युवा पुरुष हो जाओगे, संयुक्त वाक्य में बदलना है। दूसरा है एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था, सरल वाक्य में बदलना है। और तीसरा है कृष्णनगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई से प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो इस सब का अभ्यास जो है आपने क्लास में किया ही होगा और अभी भी आप अवश्य करें। ग प्रश्न देखिए, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न कितने मार्क्स का है? 6 प्रश्न करना है, 1-1 मार्क्स का, यानी कुल 6 अंक के प्रश्न हैं। पहला, संधि विच्छेद कीजिए, कोई दो। कितने मार्क्स का हो गया? हाफ प्लस हाफ, यानी 1 मार्क्स का। दूसरा है समास विग्रह कीजिए, कोई दो। यहाँ पर भी हाफ प्लस हाफ यानी 1 मार्क्स का प्रश्न है, यानी इसका आप सही जवाब लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। संधि विच्छेद अगर सही होगा तो वहाँ पर भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। तीसरा देखिए, उपसर्ग तथा मूल शब्द पृथक कीजिए, कोई दो। ये भी हाफ मार्क्स करके है, देखिए, यानी आप 2 उत्तर सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस पेज पर आपको 1, 2, 3 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या है? प्रत्यय पृथक कर मूल शब्द लिखिए, कोई दो। यहाँ पर भी हाफ प्लस हाफ, यानी यहाँ पर भी आपको 2 सही उत्तर बनाना है, जिसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? कुल 1 मार्क्स मिल जाएंगे। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कोई 2 कारक चुनिए। यहाँ पर भी 2 कारक चुनना है, यह भी 1 मार्क्स का है, हाफ प्लस हाफ। तो आप यहाँ पर जो कारक चिन्ह दिए गए हैं उसे आप चुनकर बताएंगे कि कौन सा कारक है। 6 नंबर देखिए, किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखिए। यह भी कितने मार्क्स का है? हाफ प्लस हाफ। तो यहाँ पर जो 3 मुहावरा दिया गया, इसमें से आप किसी 2 मुहावरा का अर्थ लिखेंगे तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 1। यानी इस पेज में भी 3 मार्क्स के प्रश्न हैं। इस प्रकार कुल 6 मार्क्स के प्रश्न हो गए। तो इस प्रकार पार्ट ए में कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे गए? 50 मार्क्स के। तो अब मेरे पास कितने बचे हुए हैं? 30 मार्क्स। तो ये 30 मार्क्स के प्रश्न कहाँ पूछे जाएंगे? पार्ट बी में, जो कि MCQ और SCQ टाइप होगा। पार्ट बी 30 मार्क्स। तो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है देखिए। जैसे गद्य, यानी गद्य के अंतर्गत मैंने क्या आप लोगों को बताया? निबंध और कहानी। तो वहाँ पर 6 मार्क्स का होगा MCQ और 4 मार्क्स का होगा SAQ। काव्य यानी कविता के अंतर्गत 6 मार्क्स के MCQ और 4 मार्क्स के होंगे SAQ। हिंदी साहित्य का इतिहास 5 मार्क्स का होगा MCQ। पारिभाषिक शब्दावली भी 5 मार्क्स का होगा MCQ टाइप। तो इस प्रकार देखिए MCQ के जो प्रश्न है ये 4, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, यानी कुल हो गए कितने? 22 मार्क्स। तो SAQ टाइप जो प्रश्न है वो है 4 मार्क्स के और 4 मार्क्स के, तो ये कुल मिलाकर के हो गए 8 मार्क्स, यानी 22 मार्क्स और 8 मार्क्स मिलके कितने बन जाते हैं? 30 मार्क्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? जो पारिभाषिक शब्दावली है इसे आपको अपने पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ना है। तो अब आप सोच रहे होंगे पाठ्य पुस्तक से कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए आपके पाठ्य पुस्तक के अंतिम पेज में पारिभाषिक शब्दावली 50 शब्द दिए गए हैं। ये 50 शब्द आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और इसे जब याद करेंगे तो आपका 5 मार्क्स एकदम श्योर है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पार्ट बी में जो MCQ और SAQ टाइप जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में, तो आपको लगेगा कि यहाँ क्या सजेशन है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने कहानी, निबंध, कविता को खूब अच्छी तरह से पढ़िए। इसके साथ ही साथ मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है आप लोगों के साथ, प्रश्न उत्तर चर्चा के अंतर्गत MCQ और SAQ टाइप, उसे भी खूब अच्छी तरह से पढ़िए। तो आप इन सारे वीडियो में जिन प्रश्नों की चर्चा है, उसके उत्तर की चर्चा है, उसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो आप देखेंगे कि हर प्रश्न का उत्तर आप बहुत ही सहजतापूर्वक, आसानीपूर्वक
लिख पाएंगे। आपको परीक्षा देना जरा भी कठिन प्रतीत नहीं होगा। यह मैं अत्यंत दावे के साथ कह रही हूँ। यह मेरा विश्वास है कि यदि आप पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और मेरे द्वारा बताए गए जो MCQ और SAQ टाइप जो प्रश्न है उसके उत्तर को भी समझ लेते हैं, तो आप परीक्षा में 100% उत्तर लिख सकेंगे। आपको जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आप परीक्षा को एक युद्ध समझिए। तो युद्ध के लिए सैनिक को ट्रेनिंग क्या है, बहुत पहले से दी जाती है। युद्ध के दिन ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ठीक यही बात आपके साथ भी लागू होती है। आप सिर्फ परीक्षा के दिन पढ़ेंगे और सोचेंगे अच्छे मार्क्स मिल जाए, ये संभव नहीं है। आपको परीक्षा के बहुत पहले से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत सहजतापूर्वक परीक्षा में हर प्रश्न के उत्तर लिख पाएंगे, और यह मेरा आपके ऊपर विश्वास है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, इसके लिए विषय को अच्छी तरह से जानना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आपको विषय की जानकारी होगी तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक अवश्य प्राप्त होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिन बातों को आपसे कहा या मैंने जिस तरह से आपको समझाया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।